नमस्कार, मैं हूं स्वाति और बैताज स्वास्थ्य सुरक्षा में आपका स्वागत है। आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमें लगातार आपके पत्रों के माध्यम से मिल रहा है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर में कई कमजोरियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जोड़ों का दर्द उनमें से कई रोगों में से एक है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द, जिसे गठिया भी कहते हैं या अर्थराइटिस भी कहते हैं। और हमारे साथ है डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा, वेलकम टू आवर स्टूडियो। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि अर्थराइटिस क्या होता है। स्वाति जी, आर्थर शब्द का ग्रीक में अर्थ है जोड़। आर्थराइटिस शब्द का अर्थ है जोड़ों में इन्फ्लामेशन हो जाना। या आप मोटे तौर पे यूं समझ लीजिए कि जब कभी भी किसी भी जोड़ में सूजन हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है, वहां से वो अंदर से लाल हो जाता है, वहां कार्य करने में अक्षमता पैदा हो जाती है, तो इनको हम इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स कहते हैं। ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब जोड़ों में तकलीफ पैदा होती है तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से ये वात का एक विकार माना जाता है, क्योंकि आयुर्वेद वात, पित्त और कफ के मूल सिद्धांतों पर चलता है। ऐसा कहा जाता है कि वात की विकृति होने पर जोड़ों में दर्द पैदा होता है, जिसको हम अंग्रेजी भाषा या आम भाषा में आर्थराइटिस कह सकते हैं। उसको आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से हम वात विकार की संज्ञा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये समस्या होने का कारण क्या होता है? इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना होगा। जब हम कहते हैं वात विकार या जोड़ों का दर्द, तो आयुर्वेद ये कहता है कि शरीर में छाती के ऊपरी हिस्से में कफ का स्थान है, स्वाभाविक स्थान है। छाती के नीचे से लेके नाभि तक के बीच में पित्त का स्वाभाविक स्थान है, और नाभि से नीचे के हिस्सों में वायु का स्वाभाविक स्थान है। अब यदि हम सूक्ष्मता से देखें तो नाभि से नीचे के हिस्से में बड़ी आंतड़ी का कुछ हिस्सा, छोटी आंतड़ियों का कुछ हिस्सा और सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये चीजें उसके भीतर आती हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब इन अंगों में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न होता है तो ऐसे में शरीर में वात विकृतियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप दूरगामी परिणामों में कभी ना कभी जोड़ों में तकलीफ आनी शुरू हो जाती है। ऐसा आयुर्वेद के मनीषियों ने लिखा है। यहाँ तक सवाल है आधुनिक चिकित्सा पद्धति का। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जोड़ों का दर्द जब भी होता है उसका मूल कारण पौष्टिक आहार का नहीं होना, शरीर में आयु की वजह से कुछ विशेष मिनरल्स की या विटामिन्स की कमी हो जाना, ऐसी जीवन शैली जिसमें व्यायाम की कमी हो, ज़्यादातर बैठने वाले काम, या वो चोटें जो कभी छोटी उम्र में लगी हों, उम्र के बढ़ने के साथ हड्डियों के कमज़ोर होने पर वो उपलक्षित होनी, वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, दुखनी शुरू हो जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इसको इस प्रकार से कहा जाता है। लेकिन इसके मुख्य कारणों में हमेशा जीवन शैली का अच्छा नहीं होना, आहार का पौष्टिक नहीं होना, यही मुख्य कारण कहे जाते हैं। डॉक्टर शर्मा, सामान्यतः ये देखा गया कि ये रोग स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है आदमियों के कंपैरिजन में, तो इसकी वजह क्या है? स्वाति जी, अगर आप थोड़ा सा इसको सूक्ष्मता से सोचें तो आप इसमें एक और प्रश्न में इम्प्रूवमेंट करेंगी कि पिछले 30 से 40 वर्ष से ऐसा देखा जा रहा है कि स्त्रियों में जोड़ों का दर्द अधिक होने लगा है पुरुषों की बनिस्बत। उससे पहले स्त्रियां बड़ी लंबी उम्र तक मोटी या पतली किसी भी रूप में काफी स्वस्थ होकर जिया करती थी, लेकिन जब से हमारे आधुनिक विकास ने पैर जमाए हैं तब से आप देखती होंगी कि स्त्रियों में इस समस्या ने बड़ी तेजी के साथ घर किया है। लगभग प्रत्येक तीसरी चौथी स्त्री या हर दूसरी तीसरी स्त्री में आप पाएंगे कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधे का दर्द, ये काफी सामान्य होता जा रहा है। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि वात का मूल स्थान नाभि से नीचे के हिस्से में, इसका अर्थ हुआ कि जब भी रोग पैदा होगा कहीं ना कहीं उन हिस्सों में जरूर विकृति आएगी। जब से हमारी संस्कृति में स्त्रियों के प्रति इस चीज की उपेक्षा हो गई है कि मासिक धर्म के दिनों में किस प्रकार से निर्वाह करना है, संतान उत्पत्ति के दिनों में और उसके बाद में किन चीजों का निर्वाह करना है, उनकी असम्यक जो समझ है, इसके अतिरिक्त खान पान में वातवर्धक आहार जिनसे वायु अत्यंत बढ़ती है, कब्ज की शिकायत, ये सारी चीजें ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती हैं, जो कि स्त्रियों में पुरुषों की बनिस्बत थोड़ा ज्यादा पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बार बार के अबॉर्शंस, छोटी उम्र में प्रेगनेंसी हो जाना, ये कुछ रजोनिवृत्ति के समय दिक्कतें, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से स्त्रियों में जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी आता है पुरुषों की अपेक्षाकृत। इसके अतिरिक्त पुरुषों में अगर वात विकृति को लेकर चला जाए तो प्राय देखा जाता है कि जिन पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है उनमें घुटनों में और टांगों में दर्द आना शुरू हो जाता है। हालांकि इस पे व्यवस्थित तौर पे एक साइंटिफिक काम होना बकाया है, लेकिन ये काफी प्राय देखने में आता है। यदि कोई चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति में इसको थोड़े दिनों तक ऑब्जर्व करे तो उसको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जिनमें ये मूल कारण बनते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हेरिडिटी भी एक कारण होता है कि आपके जॉइंट पेन्स हो ज़्यादा,
तो क्या जो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर जॉइंट पेन या जिनको ऑलरेडी है, तो उन लोगों को किसी प्रकार की खास सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे जरूरी स्वाति जी कि उनको आहार में पौष्टिकता पूरी रखनी चाहिए। प्रयास होना चाहिए कि बी कॉम्प्लेक्स वाली चीजें, कैल्शियम वाली चीजें, आयरन वाली चीजें वो नियमित नित्य लेते रहें। जीवन शैली में निद्रा को अच्छा स्थान दें। नींद को वात शामक माना गया है, नर्वस सिस्टम को आराम देने वाली कहा गया है। अच्छी नींद लेने से कोष्ठबद्धता भी ठीक होती है। इसके अतिरिक्त सैर का नियम, हल्का फुल्का व्यायाम को जीवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जोड़ों में दर्द नहीं हो। एक सम्यक समावेश अगर अच्छे आहार का और अच्छे व्यायाम का हमेशा चलता रहे तो कैसी भी बात हो, ऐसी किसी भी स्थिति में जोड़ों का दर्द आने की संभावनाएं काफी कम हो जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपने कहा कि लोगों को व्यायाम नहीं छोड़ना चाहिए या करते रहना चाहिए, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पूरी जिंदगी व्यायाम करते रहे, मॉर्निंग वॉक जाते रहे, पर जोड़ों के दर्द होने की वजह से वो धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक या व्यायाम बंद कर देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका अर्थ ये हुआ कि वो सैर पे तो नियमित थे लेकिन आहार का सम्यक समावेश नहीं हो पाया। इसका अर्थ ये रहा कि उनके शरीर में वो सभी तत्व जिनको बराबर मात्रा में पहुंचना चाहिए था वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पाए, या उनकी जीवन शैली में जिसमें शायद तनाव या अवसाद या ऐसी चीजें रही होंगी, या खाने पीने की आदतें इत्यादि, इन सभी चीजों ने मिलजुल के एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो सैर पे तो जाने का मन करते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। ऐसे में उनको सैर के साथ साथ अपने आहार पे जरूर ध्यान देना चाहिए। तो इसी बात से मैं थोड़ा और प्रश्न को खींचना चाहूंगी, तो जिनके दर्द होता है उनको धीरे धीरे चलते रहना चाहिए? बिल्कुल, लेकिन एक बात जरूर है स्वाति जी, अगर ज्यादा जबरदस्ती की जाएगी तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी इंसान का हाथ टूट गया है और वो ठीक हो रहा है, अब ठीक होने की प्रक्रिया में यदि वो जल्दी उसको और तेज चलाने की कोशिश करेगा तो सिवाय चोट के और ज्यादा बढ़ने के कोई विशेष लाभ नहीं हो। तो ऐसे में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सैर इत्यादि बिल्कुल ही छोड़ दें, लेकिन जितना सामर्थ्य हो उतनी करें और साथ साथ औषधि उपचार से रोग को ठीक करने की जरूर चेष्टा करें। केवल मात्र वर्जिश को जबरदस्ती करने से जोड़ों का दर्द ठीक करने की बात भूल जाए, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर शर्मा, आर्थराइटिस के कितने प्रकार होते हैं? स्वाति जी, आर्थराइटिस के वैसे तो कई प्रकार कहे जाते हैं। विश्व भर में लगभग इसकी 27-28 किस्में ऐसा उल्लेख कहा जाता है, लेकिन आमतौर पे देखने में इसकी 3 किस्में सामने आती। एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम संधिगत वात कहते हैं, रूमेटिक आर्थराइटिक फैक्टर या रूमेटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, और तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हम आयुर्वेद में कहे गए आम वात रोग से कंपेयर कर सकते हैं, और तीसरा इसमें गाउट या जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, आयुर्वेद में इसको आड्यवात या वात रक्त कहा जाता है। तो ये 3 मुख्य किस्में हैं जो जिसके रोगी हमें आमतौर पे देखने को मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए और आर्थराइटिस के बारे में आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी, किंतु समय के अभाव के कारण हमें इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव, अपने प्रश्न आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है